नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स का जो सेशन हमारा चल रहा है, आज हम बात कर रहे हैं 24 जुलाई से 30 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और यदि आप इस मंच पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स के नज़रिए से नहीं पढ़ते हैं। उसको हम सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। और उसके रिजल्ट्स अगर आपको देखना हो तो कल 2 अगस्त को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ उसमें आप क्वेश्चंस मिलाइए। आपको करंट अफेयर से सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। पहला। दूसरा, अभी मैंने, क्योंकि 2 अगस्त को असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पेपर हो गया है, अभी 30 तारीख को एक और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री के 2 वीडियो बनाए थे मैंने पुराने पेपरों पे, वो जरूर देख लीजिए। क्योंकि जिन्होंने देखे हैं वो कल के पेपर से एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि उनका कितना महत्व है। तो अब बिना देर किए हुए अभी हम इस वीक के करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। बाकी जो है वो जो वीडियो चल रहा है उसी के दौरान डिस्कशन करेंगे। जी। अब पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया है। और ये क्वेश्चन क्यों लिया है, इसके पीछे का तर्क देखें। एक्चुअल अभी इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन आपको दिख रहा होगा। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट की बात हो रही है। अभी कई जगह सोशल मीडिया पर एक ये जानकारी आ रही है कि सब सरकार ने बहुत एकदम जल्दी से निर्णय लिया और एक एक्ट बना दिया और एक्ट के लिए बिल ले आए, उसको बिल को पास करा रहे। नहीं, ऑलरेडी पहले से इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए 2024 में एक्ट बन चुका है। अब 2024 के एक्ट को अमेंड किए हैं। ये आपको याद रखिएगा, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम ये संशोधन विधेयक है, ना कि कोई नया अधिनियम। ऑलरेडी पहले 2024 में इसके लिए एक्ट बन चुका है। अगर आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस रिलीज को देखें, अब ये प्रश्न क्या क्या आएगा। एक तो ये पूछेगा वो कि लोक परीक्षा अनुसूचित अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम किस वर्ष पास किया गया, 2024। इसमें बस अब क्या करा है कि नया वाला जो अमेंडमेंट है उसमें कुछ थोड़े से प्रावधान सख्त कर दिए। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जो पेपर लीक या इस तरह के किसी एक्ट में लिप्त है, तो पहले 3 से 5 साल का कारावास था, अब 5 से 10 साल का हो गया। पहले 10 लाख का जुर्माना था, 50 लाख का हो गया। ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो तो पहले 1 करोड़ तक का जुर्माना था, अब 10 करोड़ कर दिया। 10 साल तक की सजा थी, अब उसको जो है वो बढ़ाकर 5 से 10 थी, अब 7 से 10 कर। यानी इस लाइन से आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ पड़ी हो कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब तक हम अपनी मोरल ड्यूटी नहीं समझेंगे। देखिए, पेपर लीक होने में आप सोचोगे पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है, तो बेबुनियाद है। उसमें गिव एंड टेक है। आधी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी है जो पेपर खरीद रहा है, आधी जिम्मेदारी उसकी भी है। क्योंकि पेपर लीक करने वाला तभी उसे लीक कर पाएगा जब कोई खरीदने के लिए तैयार है। क्योंकि हम जो है वो समाज की मनोवृत्ति को नहीं बदल सकते, अगर हम वो बदल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो कल को आपको किसी भी मंच पे, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से आप इसको ऐसे बता सकते हैं। रोड पर गड्ढा है और एक बाइक चलाने वाला उस गड्ढे में गिरता है और उसका सर फूट जाता है। तो हम पूरी तरीके से कहें कि 100% सरकार की ही जिम्मेदारी थी कि गड्ढा उसने रिपेयर नहीं कराया, मानते हैं कि गड्ढा रिपेयर कराने की जिम्मेदारी सरकार की थी। पर 50% जिम्मेदारी तो आपकी भी थी कि आप हेलमेट पहनते। हेलमेट ना पहनकर आपने दुर्घटना को आधा निमंत्रण खुद दिया। तो वही चीज हो रही कि ऑलरेडी पहले से कानून है हमारे यहाँ, लेकिन उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन, लोगों के अंदर डर जो है वो अब कैसे अब हमको लेकर आना है, उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक नैतिकता के ऊपर काम करने की अब जरूरत है। अब वो कैसे होगा वो देखा जाए। अभी हाल फिलहाल आपके लिए जो क्वेश्चन है वो केवल ये है कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट का बना 2024 में। अब ध्यान समझिए, मान के चलिए ये किसके लिए बहुत ज्यादा काम कर। कल को कोई बच्चा है एडीपीओ का इंटरव्यू दे रहा है और उससे पूछा जाए कि अभी ये 2024 में 26 में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद हमने जो ये एक्ट लेकर आए इसमें क्या प्रोविजन है। तब अगर आप एक अच्छा आइडियल आंसर देंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि सर उसके सेक्शन 10 में जो ऑर्गेनाइज क्राइम का प्रावधान था, ओरिजिनल एक्ट में जो है वो 5 to 10 ईयर का जेल था। अब जो है वो 7 to 10 ईयर कर दिया गया, मिनिमम 7 ईयर का कर दिया गया ऑर्गेनाइज क्राइम में। जो फाइन था वो 1 करोड़ से बढ़ाकर जो है वो एटलीस्ट कम से कम 10 करोड़ कर दिया गया। तब उसको लगेगा कि आप सेक्शन नंबर के साथ अपनी बात रखें। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, ये उनके लिए। बाकी बच्चों के लिए केवल 2024 का एक्ट अमेंड किया
और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत उसमें है नहीं, कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। दूसरा कि एक और प्रश्न है, मैं इसी से जोड़ के पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले उसको पढ़ा दे रहा हूँ, फिर जो है वो यूनेस्को वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। नीचे लिया है मैंने, वो इसलिए क्योंकि अभी न्यूज में ये क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्यों बनाया, ये करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन। देखिए, जंतर मंतर पे साल में कई प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट होगा जिसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने काफी जो है वो बड़ा चढ़ाकर भी दिखाया, काफी सारे इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ने भी इसको कवर किया। तो आने वाले 1 साल 2 साल तक हमारे लिए कम से कम वो जंतर मंतर की कहानी भी हमको पता होनी चाहिए कि राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण कराया। 1724 में जंतर मंतर बना है, यानी उस हिसाब से मोटा मोटा माने तो 300 साल पहले जंतर मंतर बना। 5 स्थानों पर है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। इन जगहों पर जंतर मंतर बनवाया गया। ये एक प्रकार की वेधशालाएं या कई तरह के यंत्र हैं। इन पांचों में से जयपुर का जो जंतर मंतर है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी विश्व धरोहर स्थल में उसको जो है वो शामिल किया गया। हो सकता है कि यूपीएससी, ये इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन प्लान किया कि हो सकता है कि इसको घुमाकर ये लिख दे कि जयपुर के जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो आपको कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। करंट जो है वो सब्जेक्ट से ऐसे ही जुड़ता है और कोई तरीका नहीं होता जोड़ने, ये आपको याद है। ठीक है, तो ये अभी भी आपका है कि आप खुद भी जंतर मंतर के बारे में, और अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट तो उज्जैन के जंतर मंतर में जो जो यंत्र हैं उनको पढ़ लेना। क्योंकि अभी ये जो आप इसका अगर इसको क्रॉस चेक करना हो तो अभी मेंस के जो पेपर होंगे उसमें आपको देखना जंतर मंतर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सारनाथ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये क्यों लिया ये समझिए। अभी देखिए, सारनाथ के स्तूप को विश्व या सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो हमारे लिए प्रश्न जो है वो बनता है। पहला, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में सारनाथ को मृगदाव या मृगदाय कहा जाता था, ये भी सही है। क्यों कहते थे, देखो सार जो शब्द, सारनाथ शब्द आया सारंगनाथ से आया। सारंग जो शब्द होता है वो हिरण के लिए या मृग के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में सारनाथ को कई बार डियर पार्क भी कहा जाता है। क्योंकि उस जगह जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस घने जंगल के आसपास के क्षेत्र में हिरण्य काफी रहती होंगी, इसीलिए लोगों ने उसको सारंगनाथ कर दिया। धीरे धीरे सारंगनाथ से सारनाथ हो गया। प्राचीन काल में इसको मृगदवा या मृगदाय जैसे नामों से भी जाना जाता था। 2026 में धामेक स्तूप, सारनाथ का जो स्तूप है उसे धामेक का स्तूप कहा जाता है, को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ये गलत है। क्योंकि उन्होंने जब गृह त्याग किया, तो गृह त्याग करने की घटना जिससे घोड़ा भी जुड़ा हुआ है, वहां से महावीर निष्क्रमण की कहानी शुरू हुई। और जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब चूंकि हिस्ट्री में तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लेकिन आप याद करिए और अपने आप से प्रश्न करिए, अभी तक आपने सारनाथ जितना भी पढ़ा, ये सबको मालूम है कि सारनाथ में धामेक का स्तूप है, जो भारत के दूसरे स्तूप यानी मौर्य काल के अन्य स्तूपों से देखने में बिल्कुल अलग दिखता है। ये सबको मालूम है कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपने 5 डिसाइपल्स को या शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, ये सबको मालूम। ये भी सबको मालूम है कि सारनाथ का जो लॉइन कैपिटल है, सिंह शीर्ष है, वो आज हमारे राज्य चिन्ह के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं देश के। ये सबको मालूम है। लेकिन अब चूंकि वह जब वर्ल्ड हेरिटेज में चला गया तो हम में से कितनों को मालूम है कि महात्मा बुद्ध के उन 5 शिष्यों के नाम क्या थे। हम में से कितनों को मालूम है कि ये सारनाथ का जो की कहानी है महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश की, ये किस ग्रंथ से हम तक आई। वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये चीज हमको पता चली कि यार सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब ये प्रश्न यूपीएससी पूछता है, तो ये याद रखिएगा। पहले तो ये ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या क्या आएंगे। एक तो 45वीं विश्व धरोहर है भारत की। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति समिति के 48वें सत्र में इसको शामिल किया गया, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने जो अपने 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया था उनके नाम में, जैसे कौंडिन्य उनका एक शिष्य का नाम था, एक का नाम अश्वजीत था, ये अश्वजी लिखा हुआ है, इसको ही अश्वजीत कहते हैं। एक का नाम बद्या था, एक का नाम बप्पा था, एक का नाम महानाम था। ये उनके 5 शिष्यों के नाम थे। इसमें याद रखिएगा कि ये जो अश्वजी है इसको अश्वजीत याद रखिएगा, ये बप्प को बप्पा याद रखिएगा यहाँ पर, ये और महानाम को महानामा भी पढ़ा जाता है।
ये पांच जो शिष्य थे, इनको उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और यहीं से वो धर्म चक्र प्रवर्तन की कहानी का जो है वो जन्म हुआ। ये आप याद रखिएगा। दूसरा, कि पूरी कहानी के महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये कहानी हमको देखने को मिलती है ललित ललित विस्तार सूत्र नाम के एक ग्रंथ में। तो कई बार ये भी आ जाता है कि वो जो ललित विस्तार सूत्र नाम का ग्रंथ है, उसका संबंध किस जगह का आ जाए, धर्म से है, या उस ग्रंथ से हमें क्या जो है वो जानकारी मिलती है। उस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश तक की पूरी स्टोरी है। तो हो सकता है कि अब आपको जैसे प्रश्नकर्ता पूछ ले ललित विस्तार सूत्र, ये पूछ ले। अब आपके सामने आ गया कि ललित विस्तार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन, उनकी लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें बुद्ध के अवतरण से लेकर सारनाथ के उनके पहले उपदेश तक की कथा है। ये वही ग्रंथ है जिसमें पता चलता है कि उन्होंने अपने 5 डिसाइपल्स को अपना पहला उपदेश दिया। तो अब आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये आपको नया ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर ये अभी सारनाथ वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं जानता, तो आपको महात्मा बुद्ध के उन 5 शिष्यों के नाम याद करने की जरूरत नहीं थी। आपको वाराणसी याद करने की जरूरत नहीं आता, आपको धामे स्तूप याद करने की जरूरत नहीं थी, आपको ललित विस्तार सूत्र नाम का ग्रंथ याद करने की जरूरत नहीं थी। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं थी, या धर्म चक्र प्रवर्तन याद करने की। लेकिन अब इन सब में से ये क्वेश्चन जो है वो बढ़कर जाए। हो सकता है कि आपको सारनाथ के नाम आ जाए, जैसे ऋषिपट्टनम कहा जाता था सारनाथ को, हो सकता है कि मृगदवा कहा जाता था, मृगदया कहा जाता था, सारंगनाथ कहा जाता। हो सकता है ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा जो है वो सारनाथ का जो है वो नाम है। क्या करूँगा। इस तरह से प्रश्नों का नेचर जो है वो बदलता है सब्जेक्ट के संग, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने केवल नाम के लिए लिया है, क्योंकि कॉमनवेल्थ में देखिए, पहले तो समझिएगा आप बस एक वीक, मतलब वीक का इंतजार कीजिए, अगले वीक, क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ कल, आज 3 तारीख को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 2 तारीख को कॉमनवेल्थ गेम खत्म हो गए। हम मेडल टैली में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। हमने 13 गोल्ड मेडल लिए हैं। बॉक्सिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म हमने किया है। टोटल 10 मेडल बॉक्सिंग में लिए हैं, जिसमें से 7 मेडल गोल्ड हमने बॉक्सिंग में लिए। टोटल 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ हम 39 मेडल्स लेकर 4th नंबर पे हैं। इन सब की कहानी आपको मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, कॉमनवेल्थ, भारत का कॉमनवेल्थ में प्रदर्शन, आप देखिएगा जरूर। मैं उसको दूसरे नजरिए से समझाऊंगा, वहां आपको करा दूंगा। तो वहां पर, हाँ, इस वीक में मैंने ये क्यों ले लिया है कॉमनवेल्थ में, देखिए वेट लिफ्टिंग में हमको एक ही जो है वो गोल्ड में कहानी मिली, एक ही, और वो भी जो है वो किसका मिला है, मीराबाई चानू। तो बॉक्सिंग में अगर हम देखें तो 7 गोल्ड है, तो बॉक्सिंग के गोल्ड को पूछने से ज्यादा वो वेट लिफ्टिंग का गोल्ड जो है वो पूछेगा कि 48 किलोग्राम में, या मीराबाई चानू ने किस खेल में गोल्ड लिया, या कितने किलोग्राम वर्ग में जो है वो गोल्ड लिया, या वेट लिफ्टिंग में हमको टोटल कितने गोल्ड मिले। इसीलिए ये प्रश्न लिया, नहीं तो मैं ये प्रश्न नहीं लेता, क्योंकि मैं इसको अलग से कॉमनवेल्थ में पूरा जो है वो पढ़ाता। तो अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें कॉमनवेल्थ को हम देखेंगे, नेक्स्ट वीक के वीडियो में आएगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लासगो में चल रहा है, ये तो हमारा कॉमनवेल्थ मीराबाई चानू वाला हो गया, ये आपको ऑलमोस्ट पता रहेगा, ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए काम। तो कॉमनवेल्थ गेम के 96 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार गोल्डन चानू, वेट लिफ्टिंग में लगातार तीसरा गोल्ड जीतने वाली दुनिया की पहली महिला, लगातार तीसरा है ना, रो पड़ी और बाकी तो फिर आपको जहां चाहा वहां रहा। अर्जुन अवार्ड ना मिलने पर मलाल भी बोली सपना अधूरा, यानी इससे एक और चीज आ गई। आपको प्रश्न करता है, ये भी पूछ लेता है कि मीराबाई चानू को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको दिख रहा है कि भास्कर से बातचीत में चानू ने कहा कि मुझे पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ओलंपिक पदक सब मिल चुके हैं, लेकिन बचपन से देखा है अर्जुन अवार्ड पाने का सपना, ये यही क्वेश्चन आते हैं। आप सेम क्वेश्चन देखिए, एमपीपीएससी एक बार पूछ चुकी है। और मुझे जहां तक मीराबाई चांद, मतलब किसी ऐसे ही किसी खिलाड़ी का एक क्वेश्चन पूछा था, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसका पूछा था। उसमें दिया गया था कि इनमें से कौन सा पुरस्कार उनको नहीं मिला है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिंक होता है, तो इस तरह से हम उस टॉपिक को जब करेंगे तो पूरा फ्रेम कराएंगे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के परामर्श पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। अब ये प्रश्न क्यों लिया, आपने देखा होगा कि
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जब ये छात्र आंदोलन काफी चला, तो एक ओपन चिट्ठी लिखी, सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चा में रही, उसमें कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। लेकिन यहीं से उलझन पैदा होती है कि जब आप किसी संवैधानिक पद पे, जहां तक कि अगर आप मान के चलिए कल को डिप्टी कलेक्टर डीएसपी भी बनते हैं, तो आप रिजाइन करोगे, तो ये नहीं कि आपने कर दिया रिजाइन तो सरकार ने ले लिया, नहीं। जब तक सरकार नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि आपकी सेवा शर्त में आता है, तब तक आपका रेजिग्नेशन, आपको जो है वो प्रक्रिया से जूझना पड़ेगा। तो उनके कहने से वो रिजाइन नहीं कर देंगे, उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति स्वीकार करेगा। तो आर्टिकल 75(2) अब न्यूज में साल भर रहेगा, और ये क्लैश करेगा 74 को। जैसे पिछले वीक मैंने एक पॉलिटी का पिछले एक साल के अंदर जो पेपर हुआ उसका वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें गवर्नर में बताया था कि शुरुआती गवर्नर के कौन से आर्टिकल याद रखना। कल का 2 तारीख का आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखिए, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि गवर्नर की ओथ मैंने क्यों बताई कि अलग से आपको याद रखना चाहिए यहाँ। तो यहां अपने सामने अब दो बातें आ गई। एक तो हमको देखिए, आर्टिकल 74 और 75 में बहुत कंफ्यूजन होता है। 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को हेल्प और एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रधान जो है वो अगर कहा जाए प्रधानमंत्री होगा। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है वो सलाह के ऊपर जो है वो काम करेंगे यहाँ। और जो भी सलाह वो देगी उसको आप किसी न्यायालय में जांच के लिए नहीं ले जा सकते, कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि दी तो क्यों दी, क्यों ये सलाह दी, ये नहीं, ये जस्टिसेबल नहीं। ये 74 में केवल इतना ही लिखा। 75, ये अंतर ही हम नहीं कर पाते। 75 में बहुत सारी चीजें आपको, अगर मान के चलिए मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में आपको शपथ लेना, वो 75 में। आपका कार्यकाल क्या होगा, वो 75 में। आपकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, वो, ये सब 75 में। तो 75 में आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। चूंकि ये वर्ड लिखा है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया कि साहब इसको ये रिजाइन करा है तो स्वीकार कर लो। मैंने कहा ठीक है साहब, हम स्वीकार कर लेते हैं। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन ये उलझाती है यहाँ पर। बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा, और मंत्री परिषद की स्ट्रेंथ को फिक्स किया कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ या राज्य में विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये ऑलमोस्ट इस क्लास में मैं समझता हूँ कि सबको मालूम होगा। इसमें 91वां 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत किया। ये हमारे लिए क्वेश्चन हो सकता है। जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर होते हैं वो राष्ट्रपति के प्लेजर पे होते हैं, ठीक है। उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री परिषद की लोकसभा, कल एक मैं ये अपने डिस्क्रिप्टिव क्लास में पढ़ा रहा था, तो बच्चे से पूछा तो उसने कहा संसद। मैंने कहा भाई, संसद तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती, क्या तीनों के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा वो? नहीं। चूंकि लोकसभा, इसलिए हमको ये समझ पड़ा है कि अगर लोकसभा विघटित हो जाएगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली विघटित हो जाएगी। जैसे वो आपको याद होगा कि ये एक मुद्दा छाया था वेस्ट बंगाल के इलेक्शन, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, मतलब ममता बनर्जी, मैं रिजाइन नहीं करूंगी। अरे विधानसभा ही भंग हो गई तो फिर तो तुम्हारे रहने, रिजाइन करने ना करने की कहानी, क्योंकि आप क्यों का उत्तरदायी उस विधानसभा के लिए, वो विधानसभा ही नहीं रही तो कैसे रहो। तो ये जितनी बात लिखी है, ये आपको इंडिकेट करती है, जैसे 75(1), 75(2), कि मंत्री प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर इंद्र पद धारण करेगा, इसलिए राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो उससे रेजिग्नेशन ले सकता है कि भैया जो है वो दो, रिजाइन करो। ये क्वेश्चन आपको रीड करना चाहिए। ऐसे ये क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपको दिख रहा है ना कि भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के परामर्श पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 के तहत श्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। वो स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे रिजाइन देने का भी कोई फायदा नहीं है। ये याद रखें। यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रोल प्ले करते हैं, और कट करके यूपीएससी क्या प्रश्न पूछ रही है आजकल, 75(1), 2, 3, वो ये प्रश्न पूछ रही है, और कुछ नहीं पूछ रही। ये ध्यान रखिएगा। जैसे वो पूछेगा भाई वो शपथ लेगा तो कैसे लेगा, तो 75(4) आप क्लॉज में जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उसको जो है वो शपथ दिलवाएगा पद और गोपनीयता की। ये कॉमन सेंस की बात है, ये न्यूज में अभी साल भर चलेगा। अगला क्वेश्चन 1 लाइन का, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको रफली इतना पता होना चाहिए।
नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो 2026 में संपूर्ण एग्री हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा अवार्ड दिया गया? फर्स्ट। ये एक लाइन का है। आप एक 2 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए कोई एग्जाम अगर तैयार कर रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये प्रश्न जो है वो नहीं आएगा ज्यादा। तो 1 लाइन के लिए इसको याद रखें। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। भारत में पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? यहाँ पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो ये ग्वालियर में लिया गया। अब ये प्रश्न हमारे लिए क्यों काम का है ये समझिए। देखो, दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में भारत के पहले दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र का, टीएमजेड का, यानी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जोन का स्थापित करने का समझौता ज्ञापन हुआ। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये प्लग एंड प्ले पे काम करेगा। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि ग्वालियर में उस टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी जो भी बुनियादी आवश्यकता है, जैसे मान के चलिए रोड की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है, सैनिटेशन की आवश्यकता है, शेड बनाकर देने की आवश्यकता है, ये सब सरकार पहले ही क्या करेगी, इसमें तैयार करके देगी। कंपनियों को कहेगी आप आओ और जो है अगर कहा जाए अपनी मशीन लगाओ और काम शुरू करो। कोई आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है कि आप, प्लग एंड प्ले ना होता तो पहले आप जमीन खरीदते, जमीन खरीदने के बाद बिजली का कनेक्शन लेते, फिर पानी के का कनेक्शन लेते, फिर मकान का निर्माण करते, फिर रहने जाते। प्लग एंड प्ले जस्ट लाइक फ्लैट और रो हाउस। आप जाओ, पैसा दो, चाबी लो और अपना रहना शुरू करो। वैसे ही प्लग एंड, तो आजकल इंडस्ट्रियल जोन जो है ज्यादातर जगहों पर प्लग एंड प्ले सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार खुद ही बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर दे देती है और आप अपनी मशीनरी लगाओ और काम शुरू करो। उस नजरिए से ये बहुत अच्छा है। चूंकि अभी ग्वालियर में ये हो रहा है स्थापित, इसलिए अभी दो जगहें और हमारी न्यूज में आ गई ग्वालियर से, टेलीकॉम से जुड़ी, जो एग्जाम में आपको स्टैटिक क्वेश्चन, वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। तो ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब। ये तो क्वेश्चन यहां पर हो गया। अब वो जो है पहला, कि अब देश में राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय भोपाल में है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि नेशनल टेलीकॉम म्यूजियम कहाँ पर है। जितने भी हमारे पुराने टेलीफोन से जुड़े जो उपकरण हम लोग इस्तेमाल करते थे, चाहे वो टेलीग्राफ में, टेलीफोन में, इस तरह के, वो सब आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल जाए, पहला। दूसरा, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इनोवेशन और रिसर्च के लिए देश का जाना माना प्रतिष्ठित संस्थान सीआईआई के साथ यहाँ जबलपुर में खड़ा किया गया है, जिसका नाम है TIRTC, द टेलीकॉम इनोवेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, जबलपुर। अब आप सोचिए, आप में से कितनों को ये क्वेश्चन याद था? जब ये एग्जाम में आता तो हम किताबों के पन्ने पलटते हैं, हम सोचते हैं ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिया। ये प्रश्न अब चूंकि चर्चा में रहेगा, क्योंकि ये टेलीकॉम में ऑलरेडी हमारे पास दो फेमस जो है वो संस्थान काम कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय दूर संचार संचार संग्रहालय है हमारा भोपाल में, और दूसरा दूरसंचार नवाचार अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र सीआईआई के साथ कोलैबोरेशन से बना हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, जबलपुर। ये प्रश्न अब लिंक होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आते। अब चूंकि चर्चा में आ गए इसलिए ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में आपको जो है वो मिलेंगे। अगला 1 लाइन का है, अंदर जाने की जरूरत नहीं। ग्राम पंचायतों को डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य नागरिक सहभागिता पहल के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रारंभ किया गया? तो दानवीर प्लेटफॉर्म भी शुरू किया। अंदर बिल्कुल नहीं जाना है, रफली बस दानवीर एक्चुअल क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है। आपने दानवीर पढ़ा एग्जाम में, अब आपने पंचायती राज का आर्टिकल नहीं पढ़ा, आप दानवीर से जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे, आप दानवीर से जाओगे इनकम टैक्स, टैक्स, ऐसा आपको लगेगा कि कोई टैक्स वगैरह ज्यादा दे रहा होगा इसलिए दानवीर शब्द इस्तेमाल हो रहा है। इसका नहीं। तो आप यहाँ पढ़िए, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने आज नई दिल्ली में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नागरिक सहभागिता पहल दानवीर का शुभारंभ किया। दानवीर एक ऐसा मंच है जिसे सिर्फ ग्राम पंचायतों में कंप्यूटरों की तत्काल कमी को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए नागरिकों की सहभागिता से शुरू किया है। इतना ही बस अपने को याद रखना, बाकी और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन तो इसीलिए कि अभी मान के चलो अगस्त में ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, 30 अगस्त को, उसी में पूछ लिया कि भाई 2026 में महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप कहाँ होगी, क्योंकि इसकी तैयारियां ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पूरी होने ही वाली हैं। भोपाल में होगी, इसीलिए बड़ा आर्टिकल है, दिख रहा होगा। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2026 भोपाल का आयोजन, 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति। तो ये पूरा लिखा हुआ है, आर्टिकल है पूरा।
कि भाई महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2026 में एशिया की प्रमुख 6 टीमें जो है वो भाग लेंगी, 200 खिलाड़ी, स्टाफ, ये सब बातें हैं, लेकिन ये अक्टूबर में होगा, तब क्या होगा क्या नहीं होगा तब का तब से देखें। बट क्या कॉमनवेल्थ गेम 2030 की चर्चाएं अब नहीं होने लगी? हमारे यहाँ होगा। अभी जब कॉमनवेल्थ हुआ खत्म, तो अब हमारे 30 की चर्चाएं अब आना शुरू हो गई, तो इसीलिए हमको आने वाले समय के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस को प्लान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी है, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पिछले 2-3 हफ्ते पहले बताया था आपको, जब आपदा प्रबंधन पे मैंने गृह मंत्रालय की एक आर्टिकल पढ़ाई थी आप लोगों को, इसी पे करंट अफेयर्स में, कि गृह मंत्रालय क्यों करता है, क्योंकि डिजास्टर को गृह मंत्रालय क्यों मैनेज करता है, क्यों हमने अमित शाह जी को उसमें इनवाइट किया। सब आप ज्यादा दूर मत जाओ, सब यही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आजकल, अप्रोच बेस्ड, आसानी से आप पकड़ सकते। तो भारत के एकीकृत कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल के प्राथमिक क्रियान्वयन किस जो है वो एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? अब मान के चलो आपने कभी कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल पढ़ा ही नहीं, तो आपका पहला दिमाग तो जाएगा इसमें सबसे पहले कि सभी आईटी का होगा, कंप्यूटर का होगा, इंटरनेट का होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल तो दिमाग में सीधे फिट बैठा दिया है कि वो कंप्यूटर से जुड़ा हो। जरूरी थोड़ी कि हर समय प्रोटोकॉल कंप्यूटर से ही जुड़ा हो। इस प्रोटोकॉल को अगर हम ध्यान से समझें, कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल को, तो ये प्रोटोकॉल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा डिजाइन किया गया, और इसी के तहत आपको याद होगा कि अभी एक आपदा सेल प्रसारण अलर्ट प्रणाली, या आपने सुनी होगी, मई में भी आपको एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट आया। अब वो सब तो हमारा काम का नहीं है, अभी हमारे लिए कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल क्या है मैं आपको रफली समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मान के चलिए कोई एक क्षेत्र है, जैसे सपोज केरल में अभी बाढ़ आ रही है थोड़ी देर के लिए, अब उस बाढ़ का अलर्ट लोगों को कैसे करेंगे? कई अलग अलग साधन हैं, हम एसएमएस के माध्यम से कर सकते हैं, हम किसी वीडियो संदेश के माध्यम से कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर पॉपअप को फ्लैश कर सकते हैं, अचानक एक लिंक खोले और उसमें आए कि अलर्ट है आज बाढ़ का, ऐसा कोई पॉपअप फ्लैश कर सकते हैं किसी पोर्टल के ऊपर। हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से हर एक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स की जरूरत है, इनको हम इंटीग्रेटेड नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास कोई एक मैसेज है, क्या ये मैसेज सभी प्लेटफॉर्म पे एक साथ फ्लैश हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसी को बोलते हैं कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल। ये भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में यूज होता है। तो कोई पूछे कि कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल का किस में यूज होगा, तो ये यूज होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जिसमें एक ही संदेश को हम कई सारे मंच पर एक साथ सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए आज आज आप जिस शहर में बैठे हैं वहां भारी बारिश का अलर्ट है, तो आपको मैसेज में भी मिल जाएगा। आप अगर आज कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन करोगे, तो जिस जिले में है उस, सपोज मान के चलिए भोपाल में भारी बारिश का अलर्ट है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उस पर तो फ्लैश होगा मैसेज, लेकिन दूसरे जिले की वेबसाइट पर फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि वहां नहीं है। ये वो प्रोटोकॉल मैनेज करेगा, तो वहां पर उसमें आएगा, गवर्नमेंट का जो भी इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके ऊपर आएगा। ये कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल का एक बेनिफिट है। और इसको पूरा जो है वो अगर कहा जाए रेगुलेट करने का काम करती है एक ऐप जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसका नाम है सचेत पोर्टल। तो कोई आपसे ये भी पूछ ले कि सचेत पोर्टल का संबंध किससे, तो आप यहाँ पर आप खुद भी अपने स्तर पर आज क्लास के बाद इंटरनेट पर जाइए, सचेत पोर्टल जो है वो यूजर्स देखिए, तो आपको समझ पड़ेगा यार, हाँ यार कल मैंने देखा था फलानी स्टेट में बाढ़ का अलर्ट था, सचेत पोर्टल पे दिखेगा। सचेत पोर्टल पे सब कुछ जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये आप जैसे यहाँ टाइप करेगा सचेत पोर्टल, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला जो है वो पोर्टल है। आपको स्क्रीन स्क्रीन पे आ गया, ये खुल गया, सचेत नेशनल डिजास्टर जो है डिजास्टर अलर्ट पोर्टल। तो इसमें अभी हमको दिख रहा है यार, हमारे यहाँ कोई भारी बारिश की संभावना आज नहीं दिख, लेकिन बाकी आपको दिख रहा है यार केरल में काफी जो है वो आ रहा है। तो हो सकता है कि केरल में इतना जो है वो दिख रहा है, तो निश्चित रूप से 12 जिलों में 2 अगस्त को वो बोल रहा है कि लैंडस्लाइड और अन्य की घटना है। हो सकता है कि आज के पेपर में ये खबर हमको मिल जाए, 2 अगस्त को उसने ये डाला कि केरल में जो अगर कहा है। ये सब जानकारी आपको इन पोर्टल से ही मिलती है। इस प्रकार आपको जो है वो सेल अलर्ट सिस्टम, कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल, सचेत पोर्टल, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा की सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 31B।
जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट किए। अब आप कहोगे ये क्यों चर्चा में आ गया, नोवा शेड्यूल क्यों चर्चा में आ गया? ठीक है, यानी ये क्यों नोवा शेड्यूल कब जोड़ा गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने नौवीं शेड्यूल को जोड़ा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ये सब क्यों चर्चा में आया? तो ये चर्चा में आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ। इसको ऐसे समझे, कर्नाटक में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण का जो है वो एक अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के बाद रिजर्वेशन 56% हो जाता। अब जब 56% हो जाता तो निश्चित रूप से 56% रिजर्वेशन को कई लोग जो है वो न्यायालय में चैलेंज कर रहे हैं। तो कर्नाटक स्टेट पहुंच गई किसके पास? सेंट्रल के पास, कि साहब आप जो हमारा ये एक्ट है इसको नौवीं शेड्यूल में डाल दो। अब जिनने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी वो समझिएगा कि संविधान की नौवीं अनुसूची में अगर कोई अधिनियम चला गया तो वो आप न्यायालय में नहीं जा सकते उसको, कि साहब ये क्यों डाला। लैंड रेवेन्यू के जितने एक्ट थे इसीलिए वो भू राजस्व से संबंधित सब कानून नौवीं सूची में डाले। तो नाइन शेड्यूल का कंसेप्ट ये था कि आप न्यायालय में दरवाजा ना खटखटा पाओ कि भाई सरकार ने करा तो कोई दूरंदेशी पे करा। कर्नाटक स्टेट ने सरकार से कहा कि साहब इसको नाइन शेड्यूल में डलवा दो, जिससे कि कोई न्यायालय में ना जा पाए कि भाई आपने क्यों 56% दिया। क्योंकि इंदिरा साहनी केस में तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह चुका है कि आपका आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी रिजर्वेशन पे जब इंदिरा साहनी केस का वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ था। तब यहां पर ये चीजें जो है वो काम करती। अभी जो है वो सरकार ने क्या कह दिया, केंद्र सरकार ने, कि साहब अभी तो आपका केस कोर्ट में है, तो कोर्ट से जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक तो हम जो है वो आपको उसमें डाल ही नहीं सकते। सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अब इन सब डिस्कशन के, करंट अफेयर्स के एग्जाम से लिंक होते हैं क्वेश्चन। यूपीएससी पूछती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन, यूपीएससी पूछेगी नाइन शेड्यूल के बारे में, एमबीपीएससी पूछेगी नाइन शेड्यूल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन। आप याद करो, आप में से कितनों को याद है कि आर्टिकल 31 बी क्या कहता है? ये तो मालूम है कि आर्टिकल 15 16 17 18 20 21 25 26 क्या कहते हैं? 31 ए 31 बी क्या कहते हैं? अब ये न्यूज में आ जाते हैं अचानक, ये आर्टिकल। भले ही आज ये आर्टिकल काम कर रहे हैं और ना कर रहे हैं लेकिन न्यूज में आ जाते हैं। इसलिए अपने को जो है वो याद रखना चाहिए। अगला राष्ट्रीय अपमान, जब हमने वंदे मातरम के ऊपर आर्टिकल किया था तब हमने कहा था कि आपको तो इसको नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर में ये आएगा ही आएगा, अगर राष्ट्रगीत के अपमान को रोकना। और देखिए सरकार ने अमेंडमेंट बिल ले आई। तो पहले तो समझिएगा कि इसमें दो प्रश्न हैं। 1971 में, ये एक आप याद रखिएगा, मतलब ये प्रश्न तो है कि 1971 में हमने एक एक्ट बनाया। उस एक्ट में कहा गया कि जो हमारे नेशनल जो है वो जैसे एंथम है या नेशनल एम्बलम है हमारा, ठीक है, या नेशनल फ्लैग है, अगर कोई व्यक्ति इसका अपमान कर रहा है तो राष्ट्र के गौरव का अपमान, जिसके तहत सजा हो सकती है। ये 1971 में द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट। इसी एक्ट के सेक्शन 3 में नेशनल एंथम के बारे में प्रावधान है। उसी में अमेंड करके हम जोड़ेंगे नेशनल, जो अगर कहा जाए एंथम के साथ वंदे मातरम को, यानी राष्ट्रगीत को। तो ये एक, तो ये कितनी सजा होगी ये सब तो नहीं आए, लेकिन आपको एक यूनिक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कहीं नहीं आप पढ़ोगे, गाइडों में भी नहीं पढ़ोगे, कहीं नहीं पढ़ोगे। एक तो ये तो समझ ही पड़ गया कि 1971 में हमने एक्ट बनाया था जिससे हम जो है वो अगर कहा जाए उससे इंसल्ट को रोक सके। अब यहां पर ध्यान से इस प्रेस रिलीज को पढ़िए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से ज्यादातर बच्चे ये जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया, लेकिन राष्ट्रगीत की कोई विचारधारा उस नजरिए से नहीं अपनाई गई थी जिस नजरिए से राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये सबको मालूम। यहां एक स्टेटमेंट आपको लिखा मिलता है एग्जाम में, ये स्टेटमेंट आता है 24 जनवरी 1950 को आयोजित। हो सकता है कि पीएससी 2027 में 101% ये क्वेश्चन आ जाए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, 101। और क्वेश्चन ऐसा कैसा है, 24 जनवरी 1950 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में उल्लेख किया गया। अब वो प्रश्न क्या पूछेगा, किस तिथि को, मैं दिखा रहा हूं अभी से वो दूरंदेशी के 27 का पेपर क्या बन रहा है, किस तिथि की बैठक में तत्कालीन संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा था कि इसे जनगण मन के समान ही सम्मान दिया जाना चाहिए और समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर ये आ जाए तो आप में से कितने 24 जनवरी लगा पाए? क्योंकि हम कहाँ पढ़ते हैं इन आर्टिकल्स।
हम कहीं, आज आप सोचिए ना, आपके जितना मटेरियल है ढूंढिए, कहाँ ये लिखा मिलेगा आपको, ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट ऐसे न्यूज में आते हैं, और एग्जाम वाला जब पूछता है ना, दिमाग एकदम, अरे बाप रे, ये कहाँ से पूछ लो, अच्छा ये यहाँ से क्वेश्चन आया, ऐसा लिंक होता है। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना? 1971, अमेंडमेंट 2026 में यह है। दो बिल पारित, वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की जेल, पेपर लीक पर, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। फिर अगला जो है वो कंप्यूटर फाउंडेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2023 के दौरान बाजार विकृतियों में सुधार करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक सुधार के लिए वैश्विक रैंकिंग में भारत 57वें स्थान। वन लाइन का है, कोई एक आध महीने में कोई एग्जाम आए तो आएगा, क्योंकि ये हमारी ही रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट है, तो हमको ज्यादा काम नहीं करना। ये लिखा हुआ है कॉम्पिटिटर फाउंडेशन की रिपोर्ट, इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर। ये बताती है कि ग्लोबल लेवल पर हमने जो रिफॉर्म्स किए कॉम्पिटिटिव मार्केट को, उसके डिस्ट्रक्शंस को कम करने के लिए, उसमें हम जो पहले ग्लोबल रैंकिंग में 82वें नंबर पे थे, उससे अब हम जो है वो 57वें नंबर पर हैं। बहुत ना के बराबर आने वाले क्वेश्चनों में है, लेकिन फिर भी आपको लिख के तो रखना ही चाहिए। हाल ही में जो है वो सरही कॉल्स्की किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? बहुत चर्चा में तो नहीं है, लेकिन चूंकि यूक्रेन अभी ऐसे भी, ईरान, इजराइल, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, ये तो ग्लोबल लेवल पर जियो पॉलिटिकल इश्यूज के केंद्र बने हुए हैं। जहाँ भी जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वहां पर भी हैं। हाँ, अभी जेलेस्की की जगह राष्ट्रपति वाला यहाँ पर होता है तो हम समझते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री, हो सकता है कि अभी 1-2 महीने में कोई प्रश्न करता हो तो वो पूछ ले कि हाल ही में जो है वो सैरेगी को किस देश का जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, वहां क्वेश्चन आ सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक है जो अगला क्वेश्चन डिस्कशन करें। और इस क्वेश्चन को आप कॉपी में अलग से बॉक्स बना के लिख लेना आईएमपी करके, ये क्वेश्चन कहाँ गलत होगा पहले समझिए। अब प्रश्न समझिए, हाल ही में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? मलेशिया। ये क्वेश्चन एक सरल क्वेश्चन है जो बन गया, तो आए तो आए, टफ क्वेश्चन समझते। अब इस प्रश्न को मैं पलट के बना, हाल ही में कहाँ आयोजित हुई कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने स्वर्ण पदक जीता? अब चूंकि कॉमनवेल्थ हमारे दिमाग में वो स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, लंदन, ग्लासगो के आसपास ही घूम रहा है अभी, तो हमारा दिमाग ये कॉमनवेल्थ जैसे ही आ जाएगा तो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में भी हम वहां पहुंच जाएंगे, हम दिल्ली की बात ही नहीं करेंगे। जबकि ये दिल्ली में, नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में हुआ था ये। तो ये नई दिल्ली से छपी हुई खबर है, दैनिक भास्कर के ऊपर आपको दिख रही है। प्रश्न ये एग्जाम में होते हैं गलत, और यही होते हैं अति उत्साहित करके, जो अति उत्साह में जो गलत प्रश्न होते हैं वो भी यही है। एकदम ओवर कॉन्फिडेंस होगा, अरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो है वो टेबल टेनिस, अरे ये तो 1 सेकंड में लगा दूंगा। फिर घर आके पता चला अच्छा ये तो भारत में हुई थी, हम कंफ्यूज हो गए। ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की जो है वो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान, ये केवल आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं 2 तरह के प्रश्न पढ़ाता हूँ, 3 तरह के, एक जिनकी उम्मीद 6-7 महीने साल भर है, एक जिनकी उम्मीद 4 साल तक है, 5 साल तक है। जस्ट लाइक कॉमनवेल्थ अब 2028, 29, 30 में भी आएगा। जनवरी 30 में कोई पेपर हो रहा है, उसमें भी कॉमनवेल्थ जो है वो 2026 पूछेगा ही पूछेगा कि वो मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। और एक है जो 1-2 महीने, जैसे अभी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में मध्य प्रदेश एक राष्ट्र बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, तो मध्य प्रदेश का ये आ गया। अभी 1-2 महीने में, अगस्त सितंबर में कोई क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर बधाई दी, बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन के ऊपर, ये हो गया। ये भी अभी 1-2 महीने में आएगा, क्योंकि ये आंकड़े क्या होते हैं ना, बदलते रहते हैं। आप ये सोचोगे साल भर बाद, अरे नई कोई रैंकिंग आ जाएगी। वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरंत निशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने में पीएम राहत योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कहाँ है? अभी मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष राज्य, ये आ गया पीएम राहत। अब हाँ, 2 क्वेश्चन हो गए, पीएम राहत का संबंध किससे है? तो वाहन दुर्घटनाओं में जो गोल्डन आवर होता है, जो शुरुआती 1 घंटा होता है, वो बड़ा क्रुशियल होता है। उसमें अगर आप आदमी को उपचार करा पाए या दिला पाए तो बचने की संभावना बहुत होती है। उसमें जो है वो, उसके लिए पीएम राहत योजना है। कब से शुरू हुई है? लिखा हुआ है कि 13 फरवरी 2026 से शुरू हुई, महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाता हूँ ना, अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का कल पेपर आया कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष या कोई ऐसा पीएम जनमन, कोई दो में से कोई पूछा, मैं भी कंफ्यूज।
मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ? तो जैसे ही वो प्रश्न मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में वो सेम क्वेश्चन है, कट क्वेश्चन करके पूछा उन्होंने। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे सीधे कट करके आते। 13 फरवरी 2024 कट करके आ गए। ब्रिक्स देशों की सांस्कृतिक सम्मेलन में पहले भी आपको बोल चुका हूं कि जब ब्रिक्स कंप्लीट हो जाए, जैसे अभी कॉमनवेल्थ कंप्लीट हो गया, पूरा वीडियो दूंगा आपको कॉमनवेल्थ का। ब्रिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम बात करेंगे कि ब्रिक्स के सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, जैसे भोपाल में होने वाला है ना। अभी अभी बस अभी 5 से 8 अगस्त को। तो फिर उसके बाद अगले वीक के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे क्या होगा, क्या डिसीजन लेंगे यहाँ पर। ये है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर? पाकिस्तान। 1 लाइन का है, आप लिख के रखना चाहो तो लिख लो। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन इसमें बनेगा, या कुछ अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन, कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत, केवल 1 लाइन का है। जितना अगर 1 लाइन लायक बनना चाहे तो लिख लिया यहाँ पर। और तो वैसे भी अगर मान के चलो कोई बच्चा इसको वहाँ एग्जाम हॉल में तुक्का भी मारेगा तो वो सही मारे, मुझे नहीं लगता कि वो उससे कोई गलत तुक्का लगे। वो एकदम सटीक तुक्का जो है वो मार सकता है। ये तो बेसिक है, वो ऑलमोस्ट हमारे फेवर में है चीजें। फिर अगला, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगले 1-2 साल के लिए काम का है। विश्वनाथ आनंद का। और इसमें अगर आपने पढ़ा नहीं तो कोनोरू हम्पी के साथ ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वैसे तो तुक्का भी लगाएगा व्यक्ति तो विश्वनाथ आनंद ही लगाएगा। 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद, फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष बनाएंगे, फुल फ्लैश भी हो ही जाएंगे अंतरिम अध्यक्ष। अब देखो मैं एक चीज बताऊंगा, चीजों का कंपेयर करना सीखना जरूरी है। जैसे एक प्रश्न कल असिस्टेंट प्रोफेसर 2 अगस्त को जो पूछा गया, प्रसून जोशी वाला, आप अगर करंट अफेयर्स देंगे तो मैंने प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पोस्टें इधर उधर एक्सचेंज करेंगे, तब मैंने बताया था कि प्रसून जोशी वाला प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि पोस्टें इधर से उधर चेंज हुई। इसीलिए आप देखिएगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा, पुराने करंट अफेयर्स के देखेंगे, उसमें मैंने बताया कि इसलिए प्रसून जोशी के आने की संभावना ज्यादा है। हाल ही में रघुराम राजन ने किस देश के केंद्रीय बैंक में द्वारा अपनी टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया? यूएसए। अंदर जाने की जरूरत नहीं, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न क्यों लिया? क्योंकि रघुराम राजन का संबंध, हाँ, ये उस बच्चे के लिए काम का है जो मध्य प्रदेश का। जैसे कल मैंने अपने स्टूडेंट से एक प्रश्न पूछा कि अभी हाल ही में, आप खुद भी आंसर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप में से कितनों को एक्चुअल, देखिए ईमानदारी से कितनों को पता है वो आंसर करना है, ठीक है, देख कर पता करना है। मैंने उनसे पूछा कि अभी एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है रामायण का, काफी बड़े बजट की, 3-4 हजार करोड़ रुपए उसका बजट बताया जा रहा है उसकी फिल्म में। तो बच्चों से मैंने पूछा कि ये बताओ कि इस फिल्म का मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, मतलब इस फिल्म का सीधे सीधे मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, मध्य प्रदेश को कैसे ये नेशनल लेवल पर पहचान दिलाएगी यहाँ पर। मुझे किसी ने आंसर नहीं किया। फिर मैंने उनको बताया कि उस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है, नीतीश तिवारी, उनका जन्म हमारे ही मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में। वो इटारसी से हैं और सबसे पहले वो चर्चा में आए दंगल मूवी से। कई और मूवियां भी बनाई, छिछोरे वगैरह जैसी मूवियां भी बनाई, पर दंगल से चर्चा। तब जब दंगल बहुत एक, जैसे कहते हैं ना कि भारत में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है दंगल, दंगल मूवी चर्चा में, तब उन्होंने कहा कि मेरा बचपन यहाँ गुजरा होशंगाबाद में और ये सब चीजें। तो आपका शहर, आपका राज्य पहचान में आता। तो कई चीजें ऐसी लिंक होती हैं कि आज रघुराम राजन का संबंध हमारे यहाँ से, भोपाल से ही है उनका संबंध। तो वो प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है, अदरवाइज जो है वो नहीं पूछे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हालिया बदलावों के अनुसार 2027 वनडे विश्व कप में 10 टीमों के बजाय 3 चरणीय प्रारूप में कुल कितनी टीमों को शामिल करने का निर्णय लिया? यूं तो टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन स्पोर्ट के अब नहीं आते, लेकिन चूंकि क्रिकेट का इतना क्रेज है देश में कि हो सकता है कि वो ये 14 टीम वाला प्रश्न पूछ ले। तो वनडे वर्ल्ड कप 2027, अब ये आपको नए प्रारूप के तहत 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर टीम भी अपन ने रखी। तो ये बेसिक है कि 14 टीमों को बनाया जाएगा यहाँ पर। 1 लाइन का है, बाकी और कुछ जो है वो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई काम का क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी के मामले में त्वरित निपटारे के लिए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की? 4। अब मान के चलिए कहाँ आता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप एडीपीयू का इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे अभी मान के चलिए एडीपीयू का पेपर है अक्टूबर में, उनको जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए। पूछ सकता है कि भाई ये कितने हम जो है वो अगर कहा जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे।
हो सकता है कि वो इंटरव्यू दे रहा हो और पूछेगा कि भाई अभी जो है वो मध्य प्रदेश में पेपर लीक के लिए क्या कदम उठा रही है। आप अगर आपने करंट पढ़ रखा है तो आप कहोगे कि सर सरकार कई बड़े जो है वो प्रयास कर रही है। सबसे पहले कि रैपिड जो है वो, अगर इसमें जो ट्रायल है वो बहुत ही रैपिड है, मतलब जल्दी जल्दी हो, स्पीडी ट्रायल के लिए 3 से 6 महीने में हम पूरी प्रक्रिया को खत्म करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर 4 महानगरों को संपूर्ण 55 जिलों के साथ इंटीग्रेट करके हम 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो गठित कर रहे हैं। उससे क्या होता है, इंटरव्यू पैनल को भी लगता है कि यार तुम एडीपीओ बन रहे हो तो कम से कम तुम्हें उस विषय की पकड़ है, उसके आसपास का सिनेरियो तुम समझ पा रहे हो। ये प्रश्न वहां काम कर। अगला, 26 जुलाई 2026 को वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में खिताब जीतकर इतिहास, क्योंकि ये अपने आप में है कि हम ऐसे ऐसे इवेंट्स में भी गोल्ड मेडल ले सकते। तो अनहास सिंह स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसकी, 2 प्रश्न पूछेंगे, उनका संबंध किस खेल से है, तो स्क्वैश। दूसरा कि वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती, तो ये। और तीसरा, आपको यहाँ बधाई देने वाले पोस्टर से ही समझ पड़ रहा होगा कि कितना खुद प्राइम मिनिस्टर ने जो है ये की ओर से प्रेस रिलीज है। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से दिख रहा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्क्वैश चैंपियन बेटी अनहात सिंह को दी बधाई, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में जीता गर्ल्स सिंगल्स का खिताब। ये बकायदा है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं कि कुछ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, जैसे कॉमनवेल्थ के दौरान कुछ नया है तो ये नया क्वेश्चन हमारे लिए हो गया। ये क्वेश्चन जो है तो लिखा, अनाहत भारत को इस टूर्नामेंट में पहला गोल्ड दिलाया, साथ ही वह जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। ये क्वेश्चन ऐसे आते। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आते। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 से, ये भी अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि अभी देखो एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कई स्टेट्स कर, पर वो क्या क्लास 1 से कर रहे हैं? अगर क्लास 1 से कर रहे हैं तो इसमें पंजाब नंबर। कक्षा 1 से 12वीं तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य विषय के रूप में, एक कोर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। और पंजाब ने इसके लिए एक बकायदा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सरबट एआई। आप इंटरनेट पर टाइप करिए SARBAT.ai, आपको पंजाब स्टेट का ही प्लेटफॉर्म खुलेगा। तो पंजाब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जो है वो कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक बकायदा एआई का इस्तेमाल। और आपको मालूम होगा कि अभी जैसे जैन जी है, मैं भी आज पढ़ा रहा था सुबह एक मनोवृत्ति का टॉपिक, एटीट्यूड का टॉपिक, एमपीपीएससी मेंस का। तो मैंने बच्चों को बताया कि अभी जो जैन जी के बाद की जो जनरेशन आ रही है, ठीक है, जो 2010 के बाद के जो बच्चे हैं उनको हम अल्फा जनरेशन कहते हैं। अल्फा जनरेशन बहुत यूज टू है एआई से, यानी अल्फा जनरेशन का जो टूल होगा वो एआई होगा। जैन जी के टूल जो है वो और अलग। अब अल्फा जनरेशन उस टूल से जो है वो जुड़ेगी। वो हर विषय को एआई के माध्यम से देखेगी, उसके सही गलत एआई पर सर्च करेगी। जैसे आज 10 11 12 साल का जो बच्चा है, वो हर प्रश्न का उत्तर एआई के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करता है। वो हर तर्क को एआई के माध्यम से चेक करता है। ये सब आने वाले समय के साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का तो अपना महत्व है। तो आपसे कोई पूछ ले कि सर्वर एआई प्लेटफॉर्म किस स्टेट का है, तो पंजाब एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि भारत में किस राज्य के द्वारा क्लास 1 से क्लास 12 तक एआई को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की कोशिश की गई, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को देख लें। हाल ही में डीआरडीओ की गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी जीटीआरई एक्चुअल किसका इंस्टीट्यूट है? गैस टरबाइन रिसर्च जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ का। एक क्वेश्चन ये, द्वारा विकसित 350 केजी थ्रस्ट श्रेणी का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन का विनिर्माण किसकी भागीदारी से किया गया? आजाद इंजीनियरिंग के। अब आपको ये प्रश्न नहीं समझ पड़ा, तो प्रश्न को थोड़ा मैं सरल भाषा में समझा। स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। आज हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास राफेल है, मिग है, सुखोई है और तेजस है। आज इंडिया ने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे तेजस जैसे फाइटर जेट्स को बनाने की कोशिश करी और बना ली। लेकिन फिर भी आज हमारे पास कोई भी फाइटर जेट ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से स्वदेशी हो। फॉर एग्जाम्पल तेजस, आप उसको स्वदेशी कह सकते हो पर उसका इंजन स्वदेशी नहीं। इंजन निकाल दिया तो फाइटर जेट में बचा क्या? तो तेजस का इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है अमेरिका की, उसके थ्रू डिजाइन किया जाता है। जीई का इंजन लगा हुआ है तेजस में। कि नहीं, 75 साल में हम एक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाए। सोचिए कल को अगर हम फाइटर जेट्स के ऐसे इंजन डेवलप कर पाएंगे तभी होगा जब निजी भागीदारी को लाया जाए।
डिफेंस सेक्टर में रास्ते खोले जाएं, एफडीआई को एंट्री दी जाए, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो है वो लाइसेंस राज से बाहर निकाला डिफेंस को, तो काफी बेनिफिट्स। इससे कल को अगर हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनेंगे तो हम तो फाइटर जेट की लाइन लगा देंगे। एक आप आज से 10 साल के बाद का भारत सोचिए, इमेज कीजिए, चीन अमेरिका से ज्यादा फाइटर जेट हमारे पास होंगे, ये साफ है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह की इंडियन टेक्नोलॉजी पे सक्सेसफुल हो गए तो। इसके पहले भी हमने प्रयास किए, लेकिन उस प्रयास में हमने निजी क्षेत्रों की भूमिका को महत्व नहीं दिया। जस्ट लाइक जब तेजस डेवलप हो रहा था, तब डीआरडीओ को ये लगा कि क्यों ना हम उसका फाइटर इंजन जो है वो खुद ही डेवलप करें। तो उन्होंने एक इंजन डेवलप किया। कभी इंटरनेट पे टाइप करिए कावेरी इंजन स्टोरी, एक इंजन है। कभी आपको मौका मिले तो एक सिंपल टाइप करिए, कावेरी ऐसे टाइप कर लीजिएगा, कावेरी इंजन स्टोरी। तो आपको एक इंजन की स्टोरी मिल जाएगी। ये लिखा था स्टोरी ऑफ GTX 35 VS कावेरी इंजन डेडिकेट द लॉन्ग जो है वो डैश 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 एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस इन इंडिया डैश डैश डैश। यहाँ पर ये हमने इसके ऊपर काम किया है। ये लिखा हुआ है कि इसको हमने डिजाइन करा था HS तेजस के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और ये प्रोजेक्ट बीच में ही ठप हो गया। आज ये इंजन है हमारे पास, ड्रोन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी वाला चीजें, बट फुल फ्लैश इंजन ये है हमारे पास। तो आज आपको अगले 2 साल 4 साल के लिए आजाद इंजीनियरिंग कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद, या जो है वो आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि DRDO या GTRE किसका एक प्रतिष्ठान है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। हो सकता है कि अब कावेरी इंजन ही पूछ ले आपसे। यूपीएससी क्या कर रहा है, यही तो प्रश्न पंच करता है। वो आपके नजरिए को देखता है कि अगर आप कोई चीज घट रही है तो आप उसके अप्रोच को, समाज को कैसे देखोगे। जैसे आज अगर हम इस इंजन, हमने अगर ये इंजन डेवलप कर लिया है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, इंजन आ गया हमारे पास, कल को भविष्य में इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम फाइटर जेट में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाने लगे तो आज हम चाइना से ज्यादा आगे निकल जाएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक पोत में। यही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश जो है वो की जाती है। फिर अगला है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टर उपाधि दी? तो बुखारेट यूनिवर्सिटी रोमानिया की। ये एक लाइन का है, 1-2 महीने में कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछे, कई बार एकदम ऐसे 1 लाइन क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाला जो है वो पूछ लेता है, उस नजरिए से ये प्रश्न आ सकता है, बाकी तो नहीं आ सकता। अगला है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2026 का आयोजन स्थल जो है वो, ये प्रश्न मैंने लिया, लेकिन मैंने क्यों लिया, प्रश्न को ध्यान से देखो। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। अब मान के चलिए विश्व पर्यावरण दिवस आ जाए 5 जून, आप कंफ्यूज हो गए। आपको पूछ लिया प्रश्नकर्ता ने विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा साला अब यही प्रश्न लिंक कर रहा होगा एनवायरमेंट वाला। कंफ्यूज्ड होके बच्चा एग्जाम हॉल में गलत करता है हमेशा। तो 5 जून को आप कन्वर्ट करके 28 जुलाई को 5 जून। तो ये है, इसलिए जो कहाँ आयोजित हुआ क्या है, ये मुझे नहीं लगता कि प्रश्न की कहीं कोई भूमिका है, उससे कोई प्रश्न जो है वो आपको पूछा जाए। हाल ही में भूकंपी गतिविधि और माउंट एसो ज्वालामुखी के कारण चर्चा में रहा कुमामोतो प्रांत निम्नलिखित में से किस देश में है? जापान। अभी आपको मालूम होगा जापान में भूकंप आया। ऐसे भी आपको मालूम है कि जापान अपने भूकंप और ज्वालामुखियों के लिए बहुत फेमस। अब ये क्वेश्चन कहाँ आता है, आपको पूछे क्यों? देखो, जहां वो भूकंप आया उसके आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा चर्चित ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एसो। आप इंटरनेट पे कभी माउंट एसो वॉल्केनो टाइप करेंगे आपको पता चलेगा, अच्छा जापान का दूसरा सबसे चर्चित वॉल्केनो। ये प्रश्न यहां से जन्म लेते ये प्रश्न यहां से जन्म लेते हैं। जैसे ये माउंट एसो, ये लिखा हुआ है, माउंट एसो इज द मैसिव एक्टिव वॉल्केनो फीचर द वर्ल्ड द लार्जेस्ट, जो अगर कहा जाए सिलेंडर इन द वर्ल्ड, लोकेशन ऑफ द डस डस डस, जो अगर कहा जाए कोमामोतो जो है वो प्रांत में। उस नजरिए से ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है स्टैटिक में, माउंट एसो किस देश में स्थित ज्वालामुखी। जैसे वो अपन पूछते हैं ना, माउंट सिसली, माउंट बिसूबियस, माउंट एटना, ये सब जो है वो अगर कहा जाए फुकुशिमा, ये सब प्रश्न कैसे आए, ऐसे ही आए एग्जाम में। तो आज की जो पूरे क्वेश्चंस थे उनको अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि जैसे सारनाथ, आप अच्छे से पढ़िए, क्या क्या आप पढ़ सकते, ऑलमोस्ट जो है वो सारनाथ के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए कि सारंगनाथ क्यों कहते थे, डियर पार्क। अब जैसे आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देते हो दिमाग खर्च करने वाला, जो लिखा नहीं, कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध को उपदेश दे रहे हैं, वहां कौन से पशु जो है वो आपको विचरते हुए दिखेंगे। अब आपने अगर उसको सारंगनाथ, मृगदवा जैसे नामों से नहीं पढ़ रखा, तो आपका दिमाग क्या जाएगा, सारनाथ का सिंह शीर्ष, तो आप वहां पर लाइन लगा दोगे।
आप जो है वो लॉइन लगा दोगे आंसर में यहाँ पर, तो वो आंसर तो उससे लिंक नहीं होगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा क्वेश्चनों को इमेज कीजिए, उनको सब्जेक्ट से जोड़िए, उससे क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो बहुत धन्यवाद, खूब उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है हमारी, आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी, पूरा अप टू डेटेड है। असिस्टेंट प्रोफेसर 30 तारीख का कर रहे हैं, तो आपको अगर देखना हो कि ये टेस्ट सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है, तो आप कुछ मत करिए, हमने 2 वीडियो बनाए हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी, केवल 2 सब्जेक्ट के बनाए हैं, पिछले 5 पेपरों के वीडियो को मिक्स करके 15 दिन पहले। 2 अगस्त का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर उठाइए और उन 2 वीडियो को उठा लीजिए, हिस्ट्री और पॉलिटी को क्रॉस चेक कीजिए, केवल उसको क्रॉस चेक कीजिए। करंट तो खैर आप आसानी से कर ही लेंगे, आपको समझ पड़ेगा कि हमको अप्रोच पे ही काम करना। बाकी अगर कोई बच्चा, अभी एक और चीज मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि उसमें देखो पेपर बनाने में हमको जो है वो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से सोच के पेपर बनाना। हम एक आध हफ्ते में या 10 दिन में उसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, बहुत यूनिक टेस्ट सीरीज होगी, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। नंबर ऑफ टेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज में ना के बराबर होते हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना कि आपकी टेस्ट सीरीज में टेस्ट तो बहुत कम होते हैं, जैसे अगर साइंटिफिक ऑफिसर की टेस्ट सीरीज बनाएंगे, 10 टेस्ट देंगे सब्जेक्ट पे, तो 10 टेस्ट मतलब एक एक यूनिट के 2-2 टेस्ट होंगे, 50-50 क्वेश्चन के। 10 टेस्ट ही आपका सिलेबस कवर कर लेते हैं, आपके नोट्स कवर कर देते हैं, इतना चीजों को हम प्लान करके बनाते हैं टेस्ट को। बाकी अगर आप 2027 को एमपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी वैकेंसी आ सकती है, 2028 इलेक्शन ईयर है, तो सरकार हर तरह की एंटी इनकम्बेंसी दूर करेगी, अच्छे पद लेकर आएगी, और भी कई कारण हैं जिनसे पद जो है वो बढ़ सकते हैं अभी। तो उस नज़रिए से आप एमपीपीएससी प्री 2027 का एक बहुत ही हेल्दी बैच है, वो चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करिए, नीचे स्टोर पे क्लिक करिए, कोर्स की लिस्ट देखिए, और बाकी फिर उसके बाद अपना खुद का जो है वो लैंडिंग कीजिए। बहुत धन्यवाद आप सबको, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, सफलता की ओर बढ़िए। करंट अफेयर्स के वीडियो यूं तो आप जहाँ जिस मंच पे देख रहे हैं बहुत अच्छा है, देखते रहिए, लेकिन आप एक अप्रोच जरूर डेवलप करिए करंट अफेयर से सब्जेक्ट